ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेटीसी आईएएस पर हम आपको पॉलिटी की क्लास उपलब्ध कराए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसके तहत हमने बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट पढ़े, जिसमें हमारा जो अंतिम टॉपिक था जो हमने ख़त्म किया पिछले वीडियो में, वो था 1858 का एक्ट, जिसमें हमने देखा कि शासन परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन आई, उन्होंने अब नया कानून लाया, अलग अलग कानून बनाए। अब हम ब्रिटिश क्राउन के आगे की कानून को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा दोस्तों जो हमारा दूसरा एक्ट आएगा इसके बाद, वो है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या हुए थे उसे उसके बारे में पढ़ेंगे। 1861 का जो कानून था वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, आएंगे भी, जाहिर सी बात है, शासन का परिवर्तन हुआ है तो नया शासन आया है तो नए नए कानून भी आएंगे, तरह तरह की स्थितियां बदलेंगी। तो हम देखना शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला कानून है, ठीक है, पहले कानून में क्या था? 1858 के अधिनियम के द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे, ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन हुआ था, जनरल सी बात है, केवल और केवल किसके अंदर? भारत सरकार के अंदर हुए थे। तो वही कह रहे हैं कि गृह सरकार के अंदर ही इनका क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। दूसरा हम देखेंगे, भारतीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि जो शासन चला रहे हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, होगा भी नहीं, केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ था। मान लीजिए एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार आई, तो प्रशासन थोड़े ना चेंज हुआ, केवल और केवल क्या हुआ? हेड ऑफ द शासन चेंज हो गया, जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गया। तो उसी प्रकार गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटाकर वायसराय कर दिया गया, और सेंट्रल पे सीधा सीधी महारानी का शासन और ब्रिटेन पार्लियामेंट का शासन आ गया। नेक्स्ट आता है, इस बात की बहुत तीव्र भावना थी कि 1857 से 58 के महान संकट के बाद भारतीय संविधान में महान परिवर्तन की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा क्रांति हुआ था 1857 का, कहा जाता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को दर्जा दिया जाता है उसका। तो इतने बड़े महान संकट आया सरकार के ऊपर, वो एक संकट के रूप में ही था, तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज की जरूरत भी थी। 1861 के बाद अधिनियम के साथ सहयोग की नीति आरंभ हुआ। सहयोग की नीति किसके साथ? भारत की जनता के साथ, क्योंकि सरकार चल रही है तो उसमें कौन थे? सब के सब ब्रिटिश के थे। भारत की सरकार मतलब भारत की जनता के ऊपर शासन हो रहा है, और भारत के अपने ही लोग उसमें शामिल नहीं थे। तो अब स्थिति ये हुई कि अब ब्रिटेन को भी ये महसूस होने लगा कि भारतीय जनता को क्या किया जाए, इसमें शामिल कराया जाए, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाने लगा। इसलिए प्रशासन के अंदर, यानी कि आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, सिविल सर्विसेज परीक्षा, उसमें भारतीयों को अधिकार मिल चुका था। इसके तहत अब वो क्या करते थे? शासन का अंग बन सकते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके तहत ब्रिटिश नीति में काफी सारे परिवर्तन हुए थे। कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, हम अब उनके बारे में देखना शुरू करेंगे। परिवर्तन ये हुए थे कि 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, 1857 का जो महत्वपूर्ण प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा, वो क्या पड़ा? इंग्लैंड के बहुत से लोगों को यह विश्वास हो गया कि 57 की क्रांति का कारण जो था वो क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहां की जनता, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां की जनता के बीच में समन्वय नहीं था, इनके बीच में काफी दूरियां थी। इस वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर दूसरा पॉइंट कहता है, भारतीय लोग सरकार के विषय में क्या सोचते हैं, इनकी जानकारी तभी हो सकती है जब भारतीयों को काउंसिल तथा सरकार में हाथ बटाने का मौका मिले। जाहिर सी बात है, देखिए, भारतीय काउंसिल तथा सरकार में हाथ बटाना, यानी कि ये कब बटाएंगे? जब ये इसका हिस्सा बनेंगे। हिस्सा थे नहीं,
आपको भारत की विधायिका में उनको शामिल होने का अधिकार ही नहीं था। तो जब वहां के लोग आएंगे नहीं विधायिका में, तो विधायिका को पता कैसे चलेगी कि जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में। इसलिए जनता के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं उनको भी शामिल करना आवश्यक था, इसलिए उनका भी ये बनता था। दूसरी ओर सैयद अहमद खां, ठीक है, महान कवि थे, ठीक है, और इनके अलावा बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति माने जाते हैं सैयद अहमद खां। इन्होंने इनका एक अपना प्रस्ताव था, जैसा कि भारतीयों को विधायिका परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। इनका मानना था कि भारत के जो लोग हैं उनको भारतीय विधान परिषद में क्या किया जाए, जगह दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सरकार चलाने में मदद कर सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों, परिषद में दोष, ठीक है। परिषद में क्या क्या दोष थी उसके बारे में हम देखेंगे। परिषद में दोष आखिर इस प्रकार की कौन कौन सी स्थिति थी जिसके कारण इतने चेंजेस लाने पड़े। तो 1853 के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की व्यवस्था का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। केवल केंद्रीय विधान परिषद को ही पूरे देश में कानून बनाने का अधिकार था। अब सोचिए केंद्र की सरकार, ठीक है, वो पूरे राज्यों के लिए, भारत जाहिर सी बात है संस्कृतियों का देश है, यहाँ हर 2 कोस पे भाषाएं बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं। उस देश को चलाने के लिए एक सेंट्रल पावर कानून बना रहा है। जस्ट लाइक योजना आयोग को आखिर बंद करने की क्यों स्थिति आई, नीति आयोग क्यों लाया गया? क्योंकि वो क्या था, राज्यों के लिए कानून बनाता था, लेकिन राज्य से उसका डायरेक्ट संबंध हो नहीं पाता था। राज्यों के जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री वगैरह, उनकी उतनी ज्यादा भूमिका नहीं थी योजना आयोग में जितना नीति आयोग में है। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको इस चीज की स्थिति समझ में आई, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने योजना आयोग में परिवर्तन किया और मुख्यमंत्रियों को, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को विशेष भूमिका निभाने का अवसर प्रदान हुआ। अब वो उनकी बात कही जाती है, सुनी जाती है, उसे अप्लाई किया जाता है। वही स्थिति थी इसके साथ भी। ये क्या होता था, केंद्रीयकरण व्यवस्था थी। कौन से गांव में, भारत के किस कोने में क्या कानून की आवश्यकता है, वो इनको पता ही नहीं हुआ करता था। देश में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां थी जिनका ज्ञान एक संस्था को होना असंभव था। जाहिर सी बात है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग समस्याएं हैं। तो प्रांत जो केंद्र की सरकार है उसको इस बारे में इतना समझ ही नहीं होता था कि वो क्या कानून बनाए। अब वो कुछ भी बनाते थे, वो वहां पे लागू नहीं होते। तो फेलुअर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनके फेलुअर होने का, वो ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त विधान परिषद में अपने कार्यकाल में संसदीय प्रक्रियाओं को अनुकरण करने लगी उसकी शक्ति काफी बढ़ गई। अब संसदीय प्रक्रिया विधान परिषद को खुली छूट दी गई, ठीक है। अब इनको एक्सट्रीम पावर मिल गया, ठीक उसी तरह जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि देखिए इनको पावर मिल रहा है, अब ये निरंकुश होते चले जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है 1857 की क्रांति। तो उसी प्रकार अब ये इनको खुली छूट मिल रही है। यहाँ तक कि वह सरकार के गुप्त मामलों पर प्रश्न पूछती थी। कुछ जो इम्पोर्टेंट आपसे गुप्त मामले होते हैं, रक्षा वगैरह, जैसे आज भी भारत सरकार के रक्षा मामलों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है, क्या खर्च हो रहा है, क्या कौन सी डील हो रही है, वो कभी नहीं उठाया जाता। कुछ गुप्त मामले रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो उस तरह ब्रिटेन की भी गवर्नमेंट के पास कुछ गुप्त मामले होते हैं, लेकिन विधान परिषद क्या सभी पर सवाल पूछने का अधिकार रखने लगा और उन पर नियंत्रण करने लग गया। तो समस्याएं ऐसे ऐसे प्रकट होने लगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका क्या है दोस्त, में गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह अधिनियमित प्रांतों के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकता था, यानी कि अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश जो कानून है नहीं और उसकी जरूरत है तो बिना उसे पार्लियामेंट से पास कराए आदेश देकर जारी कर दिया जाए कुछ समय के लिए, ठीक है। ये जब हम पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति के पावर में अध्यादेश डीप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए। तो गवर्नर जनरल को यह पावर थी, उन आदेशों को वही महत्व होता था जो एक कानून का। इस संवैधानिक त्रुटि को दूर करना जरूरी थी।
क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल अपने हिसाब से कोई कानून बना देते थे। उस समय समीक्षा तो होती नहीं थी जिस तरह आज होती है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद आता है दोस्तों भारतीयों की इच्छा पूर्ति के बारे में कि भारतीयों की क्या इच्छा पूर्ति थी। तो भारतीय जनता भी शासन में सुधार करने की मांग कर रही थी। भारत की जो जनता थी वो भी चाहती थी कि शासन में क्या हो, सुधार हो, इसके आगे की बढ़ोतरी हो। वह शासन में भाग लेना भी चाहती थी। भारत की जनता चाहती भी थी कि उन्हें भी भारत के शासन में क्या हो, अधिकार मिले कि वो उसमें भाग ले सके। अतः लोकप्रिय आकांक्षा की पूर्ति के लिए संसदीय अधिनियमित को पारित करा जाना आवश्यक समझा जाने लगा। इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हाँ संसदीय अधिनियमित उपबंध लाए जाए। अब उस अधिनियम के क्या क्या उपबंध थे उनके बारे में जरा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है 1861 में भारत परिषद अधिनियम में भूतपूर्व अधिनियमों को एक जगह संचित किया तथा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया। यानी कि अब तक का जितना कानून आया था सबको एक जगह रखा गया और देखा गया कि इसमें आज के डेट में मतलब उस समय के डेट में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। उस सब को देखते हुए क्या किया गया, उन सबों को सभी कानूनों को संशोधित करने का प्रयास किया गया। वहीं केंद्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था भारतीय को कानून बन निर्माण से संबंधित कर इसने प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं को नींव डाली। इसमें क्या किया गया कि भारत के लोगों को शामिल किया गया कि जो भी कानून बने उन सभी कानूनों में क्या किया गया, भारत के लोग शामिल हुए ताकि कानून का जो विश्लेषण हो सके, भारत के लोगों के ऊपर क्या कानून लागू करना चाहिए उन सबों को ध्यान में रखते हुए अब कानून बने। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक पांचवा सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। एक और सदस्य को क्या किया गया, उसमें जोड़ दिया गया जो कि एक विधि वृत्ति यानी लीगल प्रोफेशन, एक तरह का विधि का जानकार, लॉ का जानकार था का व्यक्ति था, जो एक विधि वेत्ता ना कि एक वकील। ठीक है, वो कोई सरकार का वकील नहीं था। वो क्या करता था, सरकार को सलाह देता था कानून के बारे में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। वायसराय की परिषद में एक अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। यानी वायसराय की परिषद को और ज्यादा सुविधाओं से प्रोन्नत कर कर कानून बनाने के लिए वन बाय वन उन्हें बढ़ोतरी दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस नियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। जिस तरह से आप देखते होंगे तरह तरह के विभाग हैं भारत सरकार में, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मंत्रालय, डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और भी तरह तरह के डिपार्टमेंट है। उसी तरह विभागीय प्रणाली हर चीजों को बांट दिया गया कि फाइनेंस से जुड़े मामले हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट देखे, बाकी गृह से जुड़े मामले हैं उन्हें गृह डिपार्टमेंट देखे, बाकी इस तरह राजस्व से जुड़े मामले उसे राजस्व डिपार्टमेंट देखे। इस तरह से क्या किया गया, विभाग बाय विभाग बांट दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यानी हर जगह मंत्रालय बनाया गया, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस, गृह मंत्रालय, इस तरह से मंत्रालय की तरह से की जो व्यवस्था आज चली आ रही है उसकी नींव यहीं पे पड़ गई। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन के प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। यानी कि एक हेड बना दिया जाता था। जिस तरह देख लीजिए आज क्या है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है तो वो क्या है, उस डिपार्टमेंट के हेड है। उसी तरह क्या किया गया, इसमें भी एक व्यक्ति के अधीन एक डिपार्टमेंट कर दिया गया। तभी वो जो उस डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा उसी आदमी के देख रेख और उन्हीं के निर्देशन में होगा। वह इस विभाग का प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी और उसका संरक्षक होता था। बिल्कुल जिस तरह से आजकल मंत्री जी लोग हैं, ठीक है, उसी तरह से वो उस डिपार्टमेंट का सबसे हेड होता था। उसके में कैसे प्रशासन चलेगी, क्या काम होंगे, क्या कैसे होंगे, कौन कौन से लोग काम करेंगे, वो सब कुछ वही डिसाइड करता था। और साथ ही साथ वो क्या, उसका संरक्षक भी, यानी एक तरह का गार्जियनशिप था। ठीक है, अतः अब समस्त परिषद का समूह केवल नीति संबंधित मामले में ही आते थे। यह निश्चय है कि यह प्रणाली अधिक सफल थी। इस तरह से करने से क्या हुआ, यह प्रणाली सक्सेसफुल रही। तभी तो आज के डेट में भी हम क्या करते हैं, सरकार इसी तरह चलाते हैं। तो यह प्रणाली बिल्कुल सक्सेसफुल रही।
उसके बाद आता है दोस्तों कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दिया गया। यानी वायसराय का जो अब टीम था, अब कितने होंगे, कम से कम उसमें 6 लोग होंगे, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 12 लोग होंगे। ठीक है, इनको नियुक्त कर दिया गया ताकि ये क्या कर सके, वायसराय की परिषद का कार्यभार संभाल सके। इन सदस्यों को वायसराय द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता था, वायसराय। और कितने दिनों के लिए, 2 वर्षों के लिए तक अपने पद पर बने रह सकते थे। जिनकी नियुक्ति हुई वो कम से कम 2 साल तक वो काम करते थे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। जितने भी लोग होंगे सरकार के द्वारा चुन के नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी शामिल होंगे, गैर सरकारी होंगे। यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। ठीक है, तो कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया था कि ये पोस्ट पे भारतीय ही होंगे, कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर भी उच्च श्रेणी में कुछ पोस्ट पे क्या हुआ, भारत के लोग आसीन हो गए। इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। ये क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ कानून का निर्माण करते थे। इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। पहले हटा दिया गया था, मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया था। अब क्या किया गया, उनको फिर से कानून बनाना और संशोधन करने का अधिकार मिल गया। इन कानूनों को गवर्नर जनरल की अनुमति की आवश्यक थी। ठीक है, जो उस प्रेसिडेंसी का था उनको, ठीक है, उसके गवर्नर जनरल। ठीक है, और वायसराय को, अब देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल अब क्या हो चुके हैं, वायसराय हो चुके थे। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में 1862, 86 और 97 में क्रमशः इस एक्ट के अनुसार स्थापित हुई। यानी कि बंगाल में कब हुई, 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1886 में, और पंजाब में 1897 में इस एक्ट के द्वारा सरकारें, मतलब विधान परिषदें क्या की गई, स्थापित की गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी की अनुमति दे दी गई। जहां जहां गवर्नर जनरल है दोस्तों, वो क्या होगा, वायसराय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वायसराय को क्या होगा, संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की पावर दे दिया गया। यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू होगा। अब देखिए यही सेम चीज आज के डेट में चलता है। राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करते हैं तो ठीक है, 6 माह का न्यूनतम समय दिया जाता है। ताकि ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि हर जो संसद का जो सेशन आता है, एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के बीच में नॉर्मली 6 महीने का गैप होता है, ताकि ये तब तक लागू रहे और जैसे ही सेशन आए उसे संसद से पास करा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों, अधिनियम में दोष। अब ये जो अधिनियम कानून बने, इनमें दोष क्या क्या थे, तो सर्वप्रथम विधान निर्माण के लिए जो गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया, वो निर्वाचित सदस्य नहीं थे, वे वायसराय के पिछलग्गू थे। यानी कि जो गैर सरकारी, यानी भारत के लोग को जो चुन के लाया गया परिषद में, वो जनता द्वारा चुन के नहीं गए थे, जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। जो वायसराय के कांटेक्ट में थे, भाई भतीजावाद जो हम कहते हैं, वही था। ठीक है, इनके जो कांटेक्ट में थे, जो इनके आगे पीछे घूमने वाले थे, उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था। दूसरा पॉइंट है, वे भारतीय जनता के विचारों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। भारत की जनता क्या चाहती थी उससे उनको कोई मतलब नहीं था। ये सदस्य कानून निर्माण में भी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, साथ ही काउंसिलों की बैठक में कभी कभी उपस्थित होते थे। यानी कानून बन रहा उसमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। ये मीटिंग में आए चाहे ना भी आए, कभी कभी ये आते थे। 1861 के अधिनियम द्वारा निर्मित विधान परिषद केवल नाम मात्र का कानून बनाने वाली संस्था थी। कानून तो बन गई, संसद तो बन गई, परिषद, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र की थी, वास्तविक नहीं थी। ये टोटल फेलवर की तरफ जा रहा था। ना तो संगठन और ना ही कार्य के दृष्टिकोण में उसे विधानसभा कहा जा सकता था। यह केवल कानून बनाने के लिए समिति मात्र थी, इनका कोई रोल नहीं था। एक तरह से समिति की तरह ही ये काम करती थी। मतलब टोटल का टोटल देखिए, इसमें डिमेरिट्स आ रहे थे।
उसके बाद उनकी विधायनी शक्ति बहुत सीमित थी। ये ना तो प्रश्न पूछ सकती थी और ना ही पेश कर सकती थी। समिति तो बन गई, लेकिन ये विधान परिषद में सवाल नहीं पूछ सकते थे और ना ही कोई प्रस्ताव ले जाके वहां पे पेश कर सकते थे। इस संबंध में राज्य सचिव सर चार्ल्स वुड ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि उनकी भारत में सामान्य प्रतिनिधि परंपरा द्वारा कानून बनाने की प्रणाली आरंभ करने की कोई इच्छा नहीं है। तो चार्ल्स वुड कौन थे उस समय? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये क्या थे? भारत सचिव। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कह दिया था अपने भाषण में कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि भारत में समान प्रतिनिधि परंपरा द्वारा कानून बनाई जाए। ठीक है, उन्होंने इस प्रस्तावित विधान परिषदों की उपमा भारतीय राजाओं के दरबारों में दी, जहां सामंत वर्ग अपने विचार व्यक्त करते थे परंतु राजा उनका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजाओं के दरबार में, राजतंत्र में क्या होता था कि सामंत वर्ग, जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो अपनी सलाह देते थे, लेकिन करता राजा अपनी मर्जी से ही था। वही चीज ये थी, ये हैं सलाह दे रहे हैं, ना सलाह देने वाले की इच्छा थी और ना ही सुनने वाले की इच्छा थी। करने वाला सब कुछ परिषद ही था, अपने हिसाब से कानून बनाते थे। गवर्नर जनरल को प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को वीटो करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि कोई भी कानून बने उसे पास करना है नहीं करना है, वीटो का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। वीटो मतलब वो चाहे तो उसे पास करा दे या फिर वीटो का अधिकार देके किसी भी कानून को तत्काल निलंबित कर दे। सबसे अनुचित बात यह थी कि उसे शांति स्थापना और उत्तम सरकार के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार गवर्नर को कानून बनाने के संबंध में विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो क्या था? शांति स्थापना और उत्तम सरकार के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन कानून बनाने के संबंध में एक क्या था, एक तरह से गवर्नर जनरल को एक स्पेशल पावर दे दी गई कि आप कुछ भी कानून बना सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, नाक ऐसे ना पकड़ के हाथ घुमा के पकड़ना, वही चीज थी। सब कुछ वही चल रहा है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस शो के लिए दिखा दिए कि हमने क्या किया, भारत के लोगों को भी शामिल कर रखा है। अब इस अधिनियम का निष्कर्ष क्या निकला फाइनली? तो 1861 के अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों है? इसके साथ भारतीयों का सहयोग की नीति की शुरुआत हुई। यानी इतना तो पता चल गया कि अंग्रेज भारत के लोगों को शामिल करेंगे और भारत के लोगों के अंदर भी इच्छा होने लगी कि हम इसमें शामिल हो जाएं। इसके अतिरिक्त विधायी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति शुरू हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, मतलब एक सेंट्रलाइज नहीं, हर लोगों के पास पावर चला गया कि वो अपना कुछ काम कर सके। बंबई तथा मद्रास के प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति मिल गई। इन दोनों प्रांत को क्या हुआ, अपना कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि आप कानून बनाइए। इस अधिनियम के अन्य संवैधानिक महत्व यह है कि इसके परिवर्तन से भारत में उत्तरदायी संस्था का सूत्रपात हुआ और जनता को अपने कष्टों को सरकार के सामने रखने का अवसर मिल गया। यानी कि एक उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार सरकार की स्थापना हुई और जनता को कोई कष्ट हो तो वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके। ये सब क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इसी को देखकर आदमी देख देख के धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो इसको देखकर अब लोगों के अंदर आज़ादी की भावना, स्वशासन की भावना, ये सब चीज़ क्या होंगी, उनके अंदर विकृत होंगी कि हमें ये सब करना चाहिए। इस तरह से क्या हुआ, 1861 के शासन काल को हमने देखा कि किस तरह से चेंजेस हुए। ठीक है, पीछे से अंग्रेज क्या क्या चेंजेस किए और इस चेंजेस को देखते हुए भारत की जनता को क्या क्या अंदर से अनुभूति हुई कि हमें ये सब काम करना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा 1861 का चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद आगे क्लास में हम आगे के एक्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को जिसका नाम है JTC IAS। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम का अपना लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।